आप लोगों को समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। तो अभी तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं। अभी तो मैं आपको चारों तरफ घुमा रहा हूँ है। कल जिस स्कॉर्पियो में अपन बैठे थे उसी को मैं एक चौराहे के ऊपर चारों तरफ घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। उसके बाद लेके जाऊंगा पॉइंट के ऊपर। तो ठीक है, यानी कि हम अगर बात करें कि ये तो बस एक चिंगारी है सर, आग लगाना बाकी। हाँ, वही चीज है कि ये तो अभी मैं एक चिंगारी जला रहा हूँ, आग में बाद में लगाऊंगा। हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं राम सैनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सारथी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे पशु परिचरों, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे कोशिका, और उसी कोशिका वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। अब कोशिका विभाजन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और कोशिका विभाजन के ऊपर हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब देखो अपन ने कोशिका पढ़ी थी, तो कोशिका के अंदर ये देखा कि हम पहले सबसे पहले बाहर खड़े हैं, एक रूम के बाहर खड़े हैं, फिर रूम के अंदर गए, उस रूम के अंदर देखा, उसकी चार दीवारी में घूमे, वहां पे क्या क्या चीजें लगी हुई है। ठीक है, तो अपन एक पिकनिक के तौर पर उसको पढ़ा था। आज अपन कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं। और कोशिका विभाजन का मतलब अपने को इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि कोशिका प्लस विभाजन, तो कोशिका के बारे में हम पढ़ के आए हैं। और अब अपन आज का जो टॉपिक है अपना है वो विभाजन। तो अपन ने कोशिका विभाजन वाले चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है भाई, उसी मस्ती और खुशी के साथ अपन पढ़ते रहेंगे भाई। और मैं आपको बता दूं कि हंसी और खुशी के साथ पढ़ने से ये चीज़ें क्लियर होने वाली है, वरना आपकी ये चीज़ें क्लियर नहीं होने वाली। क्योंकि कोशिका तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, और कोशिका विभाजन जो है ना वो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ये हर किसी का क्लियर नहीं होता है। अब आप कोई भी किताब उठा के देख लेना, उसके अंदर कोशिका विभाजन को पढ़ोगे तो बिल्कुल आप हार्ड लगेगा बिल्कुल। ठीक है, और कई सारी कंपटीशन की किताबों में ये टॉपिक दे ही नहीं रखा है, सिर्फ कोशिका की सामान्य जानकारी दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाता है फिर क्या करोगे भाई, तो इसलिए अपने को सारी डिटेल पढ़नी है। अब अपन बात कर रहे हैं भाई कोशिका विभाजन के बारे में। तो हेडिंग लगा लो भाई सभी, कोशिका विभाजन। आज का जो टॉपिक है अपना कोशिका विभाजन। हेडिंग लगाओ भाई सभी, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को कहते हैं इंग्लिश में सेल डिवीजन। क्या कहते हैं भाई, सेल डिवीजन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ साथ लिखते रहेंगे, सेल डिवीजन। क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि एक तरफ आ गई सेल और दूसरी तरफ क्या आ गया भाई, डिवीजन। तो सेल के बारे में सारी चीजें अपन पढ़ के आए थे। जिसको अभी तक सेल के बारे में नहीं पता है वो पिछले वाला वीडियो देखें। और पिछले वाले वीडियो में जब मैंने पिछली क्लास ली तो खूब सारे क्वेश्चन भी दिए थे, सारे बच्चों ने उसके आंसर नहीं दिए थे। तो भाई आंसर दीजिए सवालों का। ठीक है, और साथ साथ आप रिपीट कीजिए, दोहराइए उन चीज़ों को। अगर बोलोगे करोगे तो याद होगी। चुपचाप बैठे रहने से ये सारी चीज़ें याद नहीं होने वाली भैया। जनरल साइंस का जो टॉपिक है, विज्ञान का टॉपिक है, सारे याद नहीं होने वाले। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और साथ साथ उच्चारण करना है शब्दों का, तभी आपको सारी चीज़ें याद होगी। और ऐसे नहीं कि आप विज्ञान को पढ़ रहे हो तो चुपचाप नर्वस होके पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना है। कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए पढ़ने का, कॉन्फिडेंस गिरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सेल के बारे में अपन पढ़ के आए थे और आज अपन बात करेंगे भाई डिवीजन के लिए। है डिवीजन यानी विभाजन। और अगर अपन कॉमन लैंग्वेज में यूज करें, विभाजन का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना। क्या होता है, टुकड़े करना। क्या कह रहे हो, कुछ कुछ चीजें हार्ड लग रही, कुछ कुछ चीजें हार्ड इसलिए लग रही है कि तुम ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो। है भाई, अगर सारी चीजें आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है,
क्योंकि अगर तुम कहीं जा रहे हो और अगर आपके रास्ते में कठिनाई नहीं आती है, ठीक है, अगर आपके रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आती है तो आप एक साधारण व्यक्ति हो। और अगर आपके रास्ते में आपकी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ आ रही है, कठिनाई आ रही है, तब आप समझिए कि आप उस पत्थर से बनाए गए हो, ठीक है ना। आप उस पत्थर से बनाए गए हो जो भविष्य में मूर्त बनती है, ठीक है ना। क्योंकि सारे पत्थर से तो अपन मूर्त बना नहीं सकते, ठीक है। तो अपने आप को यूनिक समझिए, और कठिनाई आ रही है तो आने दो, कठिनाई आ रही है तो शुभ संकेत है, ठीक है। इसके बाद देखो, बात करते हैं भाई, कोशिका विभाजन हेडिंग लगाई ली सबने। अब अपन बात करते हैं कि कोशिका विभाजन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले देखिए भाई, उससे पहले अगर बात करें, ऑनलाइन वाले सारे बच्चे भाई कमेंट करके बताएंगे, जो जो चीज़ें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको जवाब देना है, साथ में है कमेंट्स करके बताना है कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है पढ़ने में, ठीक है। हम आपके आंसर देंगे। तो देखो, कोशिका विभाजन की अगर बात करें तो दिमाग में आना चाहिए कोशिका विभाजन क्यों होता है, कोशिका जो है वो एक डिवाइड क्यों होना चाहती है। पहले वाले लेक्चर में हमने बात की कि कोशिका के बिना हम कुछ नहीं है, रूटे रूटे अपना, कोशिका के बिना अपना जीवन ही संभव नहीं है। यानी हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसलिए यही आता है दिमाग में क्वेश्चन कि क्या आप जानते होंगे कि कोई भी जीव जो है, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका जीवन का प्रारंभ जो है कोशिका से ही होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा लिखा है था, लेकिन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी जो शुरुआत होती है, जीवन का प्रारंभ होता है, वो एक कोशिका से ही होता है भाई, ठीक है। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं वृद्धि यानी ग्रोथ की, ठीक है, वृद्धि और जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, बल्कि सभी सजीवों की भी विशेषता है। कौन कौन सी? वृद्धि और जनन। तो वृद्धि और जनन के बारे में अपन बात करें तो हमें बात करना जरूरी है विभाजन के लिए, क्योंकि जो सभी कोशिकाएं होती है वो दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है। या ध्यान से सुनना भाई, कि सभी कोशिकाएं विभाजित होकर, दो भागों में विभाजित होकर क्या करती है? जनन करती है। और उसके अनुसार क्या होता है कि पैतृक कोशिका जो होती है वो विभाजित होने के बाद दो नई दो नई संतान कोशिकाएं, संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स बनाती है, ठीक है। हमने क्या कहा कि पेरेंट सेल जो होती है, हाँ, पैतृक कोशिकाएं हिंदी में लिखो, इनमें डिवाइडेशन होता है तो डॉटर सेल बनती है, ठीक है, संतति कोशिकाएं है। कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाओ, कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी भाई, उसमें आपको इंग्लिश भी मिलेगी साथ साथ अब, ठीक है। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, हमारे यूट्यूब वाले प्यारे प्यारे बच्चे वो कह रहे हैं कि सर आप इंग्लिश भी यूज करो, तो ठीक है। तो सबके लिए फिर सिमिलरिटी हो जाएगी भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है, और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में भी मिल जाएगा, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, आप तो बस पढ़िए, ठीक है। पढ़ना है अच्छे से, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है, ठीक है। ऐसे मुर्दे वैसे रहोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, खिले खिले रहोगे तो उस पौधों को लोग पानी भी पिलाएंगे, ठीक है। अब देखो, बात करते हैं अपन कि हमने कहा कि कोई भी जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जीवन का प्रारंभ किससे होता है? एक कोशिका से होता है, ठीक है। तो देखो भाई, साथ साथ नोट्स बनाते रहना है, ऑनलाइन वाले बच्चों साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको भी। और सबसे पहले हेडिंग लगा के कोशिका विभाजन में उसके परिचय में लिखो भाई, ठीक है। कोशिका विभाजन जब हेडिंग लगाई हो तो उसके परिचय में ऐड करो। नोट्स बनाने भाई बहुत शानदार तरीके से लिखो, इसके इंट्रोडक्शन में ऐड करो, इंट्रोडक्शन में ऐड करो भाई। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोई भी जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जीवन का प्रारंभ कहां से होता है? एक कोशिका से ही होता है। लिखो भाई कि कोई भी जीव कोई भी जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, उसके जीवन का प्रारंभ, उसके जीवन का प्रारंभ, उसके जीवन का प्रारंभ किससे होता है भाई? उसके जीवन का प्रारंभ कोशिका से होता है, उसके जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है,
एक कोशिका से होता है। ठीक है भाई। तो जब जीव की बात आ गई तो अपनी भी बात ले लेते हैं। हमारा भी जो जीवन है कोशिका के बिना पॉसिबल नहीं है भाई। ठीक है। हाँ। इसके बाद अपन बात करें कि वृद्धि और जनन। हमने दो वर्ड यूज किए थे कि वृद्धि एवं जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं बल्कि सभी सजीवों की विशेषता है। तो दूसरी लाइन में ऐड कर लो कि वृद्धि यानी ग्रोथ एवं जनन यानी रिप्रोडक्शन दोनों ही सजीवों की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता है। ठीक है। तो देखो अब अपन बात करते हैं कि हमने कहा कि वृद्धि एवं जनन कोशिकाओं की नहीं सबकी जब बल्कि सजीवों की भी विशेषता है। ठीक है। तो यहां से आपको चीज समझ में आ रही होगी कि वृद्धि और जनन का कनेक्शन किससे है भाई? कोशिका विभाजन से। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि हमने कहा कि सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है। ठीक है ना। हम जनन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि सभी कोशिकाएं लिखो भाई, नोट्स में लिखते जाओ। सभी कोशिकाएं सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर क्या करती है भाई? जनन करती है। अरे क्या करती है भाई? जनन करती है। तो सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर क्या करती है? जनन करती है। लिख लिया भाई यहां तक? तो ये जनन जब करती है तो इसमें क्या होता है? तो इसमें हमने कहा कि पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो लिखो इसमें कि जब सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है जिसमें पैतृक कोशिकाएं विभाजित होकर नई संतति कोशिकाएं में बढ़ जाती है। ऐसे लिख लो भाई। ठीक है। तो देखो हमने कहा कि सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती है जिसमें पैतृक कोशिकाएं जो होती है वो विभाजित होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई? दो संतति कोशिकाओं में, या दो नई संतति कोशिकाएं निर्माण हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि क्या सर जो सेल्स पैतृक कोशिका जैसे वृद्धि कर रही थी क्या संतति कोशिका भी वैसे ही आगे वृद्धि करेगी, आगे ग्रोथ करेगी? तो हाँ भाई। तो जो कोशिकाएं जैसे वृद्धि कर रही थी तो ये जो नई संतति कोशिकाएं बनी है यह भी स्वयं वृद्धि और विभाजन करती है। ठीक है। लिखो, क्या लिखोगे कि ये नई संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि एवं विभाजन करती है भाई। क्या करती है भाई? विभाजन करती है। विभाजन करती क्या करती है भाई? विभाजन करती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना यहां तक? है। अभी तो कोशिका विभाजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अभी इसकी थ्योरी बाकी है भाई, इसके टाइप बाकी है। ठीक है ना? दिल थाम के बैठना।
और अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये टॉपिक जो है भाई थोड़ा हार्ड है, आप लोगों को समझना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। तो अभी तो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं आपको चारों तरफ घुमा रहा हूँ है। कल जिस स्कॉर्पियो में अपन बैठे थे उसी को मैं एक चौराहे के ऊपर चारों तरफ घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, उसके बाद लेके जाऊंगा पॉइंट के ऊपर। तो ठीक है, यानी कि हम अगर बात करें कि ये तो बस एक चिंगारी है सर, आग लगाना बाकी, हाँ वही चीज है कि ये तो अभी मैं एक चिंगारी जला रहा हूँ, आग में बाद में लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया ना भाई। आगे अपन बात क्या करते हैं, आगे बात करने से पहले मैं बताऊं आपको कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था, यानी कोशिका की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सेल थ्योरी के अंदर अपन ने ये पढ़ा कि कुछ कोशिकाएं जो होती है, यानी कुछ कोशिकाएं जो होती है उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी कि जो कोशिकाएं होती है उनका निर्माण किससे होता है, उनकी जो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नहीं याद आ रहा है तो कल की क्लास में या पहले वाली क्लास में जाके देख लेना भाई, मैंने ये लाइन लिखाई थी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और कोशिका विभाजन में भी क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल बनती है, यानी कि एक कोशिका से एक नई कोशिका बनती है। ये चीज तो अपन सर पहले ही पढ़ के आ गए, तो घबराना किस बात का भाई है। ये चीज तो हम सर पहले ही पढ़ के आ गए। तो ये चीज क्या पढ़ के आए थे कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, तो छाप दो फटाफट कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण, एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। किससे होता है भाई, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। देखो अगर आपको भाई ये सारी चीजें समझनी है तो आपको पहले वाली क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले वाली क्लास में आपको कोशिका की बेसिक नॉलेज पढ़ाई थी, उसके बाद अपन कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। तो उसी कोशिका सिद्धांत के अंदर ये लाइन आई थी कि सर कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, तो वहां पे मैंने एक चीज नहीं लिखाई है आपको कि इसी प्रक्रिया को ही तो कोशिका विभाजन कहते हैं। वहां हमने अपने को यही पढ़ना था कि सर हम कोशिका पढ़ रहे हैं अभी, कि कोशिका अगर अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें यही पढ़ा था कि एक अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बनती है। तो जब नई चीज बन गई उसी को ही हमने क्या कहा, तो इसी प्रक्रिया को लिखते जाओ, इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन, इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है वो जीवन का एक केंद्र होता है। वाह सर क्या शानदार लाइन बोली है कि जब हमको पता चल गया कि पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका बन रही है, इट मीन सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जीवन का एक केंद्र है। क्या है भाई, जीवन का एक केंद्र है। तो आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में कि सभी कोशिकाओं में, क्या लिखोगे, सभी कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्या है भाई, जीवन का एक केंद्र है, जीवन का एक केंद्र है। खतरनाक लाइन भाई, जीवन का एक केंद्र है। ठीक है तो देखो एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं जो अपन ने लिखा है। ठीक है, देखो ये नई संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि एवं विभाजन करती है? हाँ लिखो फटाफट से। फिर हमने पढ़ा कोशिका सिद्धांत के अनुसार, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाता है कि एक कोशिका का निर्माण सर पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। और इसी इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
तो इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके बाद हमने जीवन का केंद्र बनाया। किसको बनाया भाई? बताओ कमेंट करके, जीवन का केंद्र कौन है? कमेंट करो भाई ऑनलाइन वाले, जीवन का केंद्र कौन है? तो जो कोशिका विभाजन अपन पढ़ रहे हैं भाई, सभी कोशिकाओं में ये क्या है भाई? जीवन का केंद्र है। यहां तक कोई डाउट है भाई? नहीं डाउट है? है? हाँ। हाँ, के इंटरेस्ट लेना है। ये तो सारा ही खेल इंटरेस्ट का ही तो है। इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं। अभी मैंने कहा था ना, इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट को तो आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तो सामान्य विज्ञान को भी उसी तरीके से पढ़ना है, इंटरेस्ट लेकर के। क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे। क्योंकि ये भाई सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। अभी आपको सेल और कोशिका, ये उत्तक, ये सब थोड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन जैसे ही आप सिस्टम के अंदर आ जाओ, क्योंकि सिस्टम यानी तंत्र, हमारा शरीर जिससे मिलकर बना हुआ है, जो पढ़ोगे, जैसे कि अपन पाचन तंत्र ले लेते हैं, ठीक है, कार्डियक सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है, रक्त परिसंचन तंत्र ले लेते हैं, तो उसके अंदर आप आओगे तो आपको और चीज़ें ईजी लगेगी। कैसे लगेगी? कि हम कोई भी चीज़ जो खा रहे हैं वो अंदर अपने शरीर में कहाँ जा रही है वो अपने को पता है। तो कोई चीज़ अपने को ईजी कब लगती है? जो हमें पता होती है पहले से, थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज होता है। और जिसके बारे में नॉलेज नहीं होता है उसी को ही तो मैं बता रहा हूँ और उसी का आपको नॉलेज दे रहा हूँ। तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि हमने बिल्कुल सर स्कॉर्पियो में बैठकर चारों तरफ अब घूम लिया है ऐसे, गुरुजी अब हमें बता दो कि ये कोशिका विभाजन में आगे क्या होने वाला। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था भाई कोशिका विभाजन का, और अब मैं आपको कहता हूं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। फटाफट हेडिंग लगाओ भाई, कोशिका विभाजन के प्रकार, या लिखो ऐसे कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। लिखो भी, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है। हाँ लिखो भाई इंग्लिश वाले बच्चों, देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल डिवीजन। हाँ नहीं, मैं तो हिंदी मीडियम से ही हूँ, ठीक है। तो देखो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। हाँ बहुत लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट ही यही है, एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सारी की सारी। हाँ तो देखो, बात कर रहे थे अपन सेल डिवीजन के बारे में। तो सेल डिवीजन हमने कहा कि सेल डिवीजन सर 3 प्रकार का होता है। तो अब 3 प्रकार के कौन कौन से प्रकार है, कौन बताएगा? कमेंट करो भाई। बिल्कुल इजी है कि समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। क्या इसको टेबल के फॉर्म में बनाऊं? ये लो, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है सर? 3 प्रकार का होता है। बढ़िया नोट्स बनाने हैं भाई, ये नोट्स आपके काम आएंगे। सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है भाई, लिखो 3 टाइप में अब डिवाइड करो इसको, ठीक है। सबसे पहले आ गया अपना समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये लो। उसके बाद आ गया अपना अर्धसूत्री विभाजन, ये लो बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और इसके बाद अपन तीसरा अगर कहें तो वो हो जाता है भाई असूत्री विभाजन। बिल्कुल छोटा सा होता है, पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। असूत्री विभाजन लिखो भाई, बढ़िया बिल्कुल प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखो कि सबसे पहले हो गया अपना समसूत्री विभाजन। कौन सा हो गया? समसूत्री विभाजन। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अर्धसूत्री विभाजन के बारे में।
इसके बाद पढ़ेंगे अपन असूत्री विभाजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? असूत्री विभाजन। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। हाँ हाँ, लो इंग्लिश लिख लो, भूल गया। मिटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है भाई। इसके बाद कर ले अपन कि अपन जो टॉपिक आज पढ़ेंगे भाई, समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? समसूत्री विभाजन। तो वापस हेडिंग लगाओ, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन भाई? समसूत्री विभाजन। ये लो सर, हेडिंग लगा दी अपन ने, समसूत्री विभाजन। अब देखो भाई, समसूत्री विभाजन में पता चल रहा होगा कि देखो, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो अपन सबसे पहले उस टॉपिक को पढ़ के उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि आधी जानकारी इसके अंदर, इस शब्द के अंदर ही छुपी हुई है। और इस शब्द में क्या छुपी हुई है? समसूत्री विभाजन। विभाजन हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी सेल है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। फिर अपन ये समसूत्री कह रहे हैं, यानी सम यानी समान, समान सूत्र में विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जब इसकी बात करें कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? समसूत्री विभाजन की खोज किसने की? बताओ भाई, फटाफट बताओ, कमेंट करके बताओ, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? हाँ बताओ भाई, समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो समसूत्री विभाजन की, हाँ, वोल्टर फ्लेमिंग होता है पूरा नाम उसका, वोल्टर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? लिखो बढ़िया सुंदर अक्षर से, वोल्टर फ्लेमिंग, वोल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद अगर अपन बात करें कि यह समसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है भाई कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में नोट्स में ऐड करो बढ़िया सुंदर अक्षरों में कि यह विभाजन, यह विभाजन, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में होता है। किस में होता है रे? कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं में होता है। तो सर आपने कहा कि समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? कमेंट करके बताओ, आप भी बताओ। ठीक है, तो बात करते हैं अपन समसूत्री विभाजन के बारे में कि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, कि हमने ये लिखा है। इसके बाद देखो कि समसूत्री विभाजन के अंदर और क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में, विभाजन के दौरान क्या होता है भाई? गुणसूत्र का नाम सुने हो? गुणसूत्र की संख्या जब वो समान रहती है, तो इसलिए मैंने कहा कि सम यानी समान, सूत्र यानी सूत्रों में, विभाजन यानी विभाजन होता है, बट जाते। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। लिखो कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान, प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती, समान रहती है। और जब गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है तो इसलिए ही इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसलिए ही इसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है भाई? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। चलो, तो ये बात कर ली अपन ने डेफिनेशन की।
इसके बाद अपन एक और चीज देखें कि विभाजित कोशिकाएं जो होती है वो एक दूसरे में कैसी दिखाई देगी, कि नाम से पता चल रहा है सर समसूत्री तो समान होगी, अर्थात इनमें क्या होता है, कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। देखो भाई, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आधी जानकारी इस टॉपिक में होती है, ये मैंने बताया था। तो इसमें देखो हमें एक ही चीज याद रखने की, ये वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। बाकी कई कोशिकाओं में होता है विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, तो हम यहीं से लाए कि सम यानी समान रहती है, इसलिए हम इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो हमने कहा कि जब गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है और जो कोशिका विभाजित हो रही है वो एक दूसरे के समान रहती है, इट मीन्स नो चेंज सर, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो एक और लाइन ऐड कर दो कि इसके अंदर विभाजित होने वाली कोशिकाएं एक दूसरे के समान होती है, कि इसमें इसमें विभाजित होने वाली कोशिकाएं विभाजित होने वाली कोशिकाएं एक दूसरे के समान होती है। अर्थात अर्थात हम क्या कह सकते हैं भाई, जब बात आ जाती है सर अर्थात की, तब हम कह सकते हैं अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है भाई। तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ये तो इस कोशिका में है, तुम्हारे अंदर भी कोई भी परिवर्तन नहीं होना है भाई, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। जो पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ लेना, यहीं से आने वाले हैं क्वेश्चन, और जो अपन पढ़ रहे हैं हंसते खेलते वहीं से क्वेश्चन छपेंगे, और जब अपन आंसर के टिक लगाएंगे तब भी ये सारी चीज़ें याद आएगी कि हाँ सर ने कोशिका पढ़ाई, तब हमें कहीं ना कहीं घुमाया तो था कोई गाड़ी में बैठा के, बात याद आनी चाहिए कि सर स्क्वायर पर हम बैठा के लेके गए थे। सर ने जब विभाजन पढ़ाया तो पहले विभाजन पढ़ाया ही नहीं, सर हमें घुमा ही रहे थे चारों तरफ, इधर उधर एक सर्किल के चारों तरफ, और बाद में हमें कोशिका विभाजन के 3 प्रकार बताए थे, हैं? तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद होनी चाहिए भाई। और जब भी आप ये पीडीएफ इसकी जो है भाई टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ऑनलाइन सारथी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अभी आप साथ साथ नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने से आपको आधी चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है ना, वहीं से याद हो जाएगी। और हम समझ समझ के नोट्स बना रहे हैं, तो वहीं पीडीएफ के सहारे क्या होगा कि आप खुद उसकी प्रिंट निकलवा के पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट याद नहीं होना, समझ में नहीं आनी चीज़ें। अब मैं आपको थ्योरी के साथ साथ अभी समझा रहा हूँ, तो दोनों काम हो रहे हैं, यानी कि 60-70% आपको याद हो रहा है यहीं पे, और फिर मैं उसमें बिल्कुल 2 या 3% कॉमेडी ऐड कर देता हूँ, तो आपको और चीज़ें ईजी लगती है। क्योंकि भाई ये जो अपना दिमाग है ना, इसके ऊपर आप प्रेशर दोगे ना तो ये जवाब देना बंद कर देगा। लेकिन आप इसको एंजॉय कराओगे, एंटरटेनमेंट कराओगे, ठीक है, तो ये खुश रहेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो नाइस पर्सन है। ये बंदा जो है नाइस पर्सन है, तो मैं भी इसका पूरा सपोर्ट करूंगा। तो इस प्रकार आपको पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके करना है। अब अगर इसको आपने बोझ बना लिया तो जिंदगी बोझ बन जाएगी, इसको अगर बोझ बना लिया तो जिंदगी ऐसे बोझ बन जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ नहीं कर पाओगे तो जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए घर वालों के सपने पूरे करने हैं अपने को, ठीक है ना, अपना सपना पूरा करना, अपने घर वालों को करना है, भाई बहन छोटे हैं उनको पढ़ाना है, उनके सपने पूरे करना, बहन बड़ी है उसकी शादी करनी है, घर नहीं बना हुआ है तो घर बनाना है, खूब सारे सपने पूरे करने हैं नौकरी लगाने के बाद। अगर नौकरी है तो कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के साथ समझो, ठीक है, हंसी खुशी के साथ भी समझो, और सारी चीज़ों को भाई हेडेक लेके नहीं पढ़ना है, ठीक है, आराम से पढ़ना है। और अपन आराम से सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, कड़ी से कड़ी एक लाइन को जोड़ते हुए। इसके बाद देखो, अगर अपन बात करें कि हमने कहा कि परिवर्तन नहीं देखा जाता है, तो कहा सही है सर,
हाँ, हम भी कहते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये तो नाम में ही पता है। आप क्या बता रहे हो हमें, कोई नई चीज बताओ। तो नई चीज ये है कि समसूत्री विभाजन के मुख्य दो भाग होते हैं। नई चीज ये है कि समसूत्री विभाजन के मुख्यतः दो भाग होते हैं भाई। तो लिखो आगे कि समसूत्री विभाजन के समसूत्री विभाजन के मुख्यतः दो भाग होते हैं। अरे कितने होते हैं भाई? दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। हमारे कान कितने होते हैं? कि सर दो होते हैं। नाक कितने होते हैं? कि सर दो होते हैं। नहीं नहीं, दो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। तो समसूत्री विभाजन के मुख्यतः दो भाग होते हैं। अब मुख्यतः दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले हो जाता है भाई केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन। अभी अपन अवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं भाई, अभी अपन मुख्यतः दो भाग होते हैं। एक हो जाता है इसमें केंद्र का विभाजन और दूसरा हो जाता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है। अब अपन केंद्र को इंग्लिश में न्यूक्लियस ही कहते हैं, विभाजन को डिवीजन कहते हैं, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी सेल मटेरियल, डिवीजन ऑफ सेल मटेरियल, तो ये इंग्लिश हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो इंग्लिश में बना रहे भाई, साथ साथ ब्रैकेट में लिखते रहे। अब अपन बात करते हैं, देखो दो वर्ड आ जाते हैं कि एक आता है कैरियोकाइनेसिस और एक आता है साइटोकाइनेसिस। तो इससे पहले समझो भाई, हमने जब कहा कि जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, इसको हम कहते हैं या तो सेल मटेरियल या सेल मैट्रिक्स। ठीक है, या इसी को अपन कहते हैं भाई साइटोप्लाज्म। तो यहां से आपको एक वर्ड चुराना है साइटो। ठीक है, और वर्ड नीचे जोड़ना है काइनेसिस, और ये बन गया साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो इसका तो आ गया साइटोकाइनेसिस। और उसका क्या आ जाएगा भाई, जब केंद्र का विभाजन हो रहा था, इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है सर? कैरियोकाइनेसिस। ये लो भाई। ठीक है। और इसका आ जाएगा अपने पास साइटोकाइनेसिस। क्या आ जाएगा भाई? साइटोकाइनेसिस। तो इसके आगे लिख लो साइटोकाइनेसिस। ये लो भाई, साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता क्या है। ठीक है, उससे पहले अपन एक समसूत्री विभाजन की टेबल बनाते हैं और उसके पढ़ते हैं कि इसमें कितने फेस होते हैं। ठीक है, और मेनली कितने भाग में डिवाइड होता है, कौन सा फेस किस भाग में होता है। तो देखो, टेबल बनानी है आपको भाई, और टेबल में क्या बनाना है? टेबल में ये बनाना है आपको इस तरीके से, मिटोसिस बनाना है, समसूत्री विभाजन बनाना है। कि सर ये क्या लेके आ गए आप हैं, कि डेली डेली एक नई टेबल लेके आ जाते हो और कह देते हो हमें कि इजी पढ़ना है, इजी पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वो पढ़ना है। अभी इसको आपको मैं याद कराऊंगा भाई। तो देखो, बात करते हैं समसूत्री विभाजन, और हमने अभी कहा कि एक हो जाता है केंद्र का विभाजन और एक हो जाता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसके बाद बात करें कि केंद्र का विभाजन, इसमें कौन कौन सी फेस आ जाती है। तो इसमें एक आ जाता है अंतरावस्था और दूसरी आ जाती है भाई विभाजन प्रावस्था यानी डिवीजन फेस। ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरफेस। क्या कहा जाता है? इंटरफेस। इंटरफेस। और विभाजन प्रावस्था को कहते हैं डिवीजन फेस। ये लो। अब देखो, अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने पशु परिचर की भर्ती में जो पूछा जाएगा वही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना। ठीक है, इसको अपन और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि RS लेवल का भी पढ़ सकते हैं।
लेकिन एक दिन मैंने एक बात कही थी कि अगर पढ़ो आप तो पूरी पढ़ो, कोई भी कंसेप्ट पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मैं पूरी चीज़ लेकर आया भाई, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस पढ़ लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विशेष, ठीक है। अगर कोई थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल का आ गया तो अपन उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, कब? जब अपने सारे कंसेप्ट क्लियर हो। तो बात करते हैं भाई विभाजन प्रवस्था में। विभाजन प्रवस्था में क्या आ जाता है? एक आ जाता है प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। इस तरह आपने कहा कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, कि अब ये कैसे याद करें हैं? उससे पहले कि सर आपने जब स्टार्ट किया तब बताया जीवों के वर्गीकरण मोनेरार, प्रोटिस्टार, कि सर वो तो बढ़िया आराम से याद हो गया। हाँ, जाके भी आ गया कि सर मैं नाने रे जाके आ गया ठीक है। तो देखो इनको याद कैसे करना है? तो याद अपने को वही कहा था कि अच्छे से घुल मिलकर करना है। इसके साथ दिल लगाना है अपने को, प्रोफेज और मेटाफेज के साथ। और दिल कैसे लगाना है? दिल ऐसे लगाना है भाई कि अभी आपको पता होगा कि मार्केट में जो गाने आ रहे हैं, जो गाने आ रहे हैं उसमें एक वैरायटी आती है कि रैप सॉन्ग। सुने हैं क्या भाई? नहीं सुने हो तो आज सुनना। सुनते हैं गाने ही सुनते, गाने सुनते सुनते पढ़ते हो? नहीं, गलत बात है। हाँ, थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए या थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए सुनने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारे ही टाइम गाने ही सुनते हो, या गाने किसी ने ईयरफोन डाल दिए कानों में और फिर पढ़ रहे हो, सामने बुक खुली है, हैं? गाने में फिर चल रहा है आपके उधर सॉन्ग चल रहा है कि तेरे नाम वाला सॉन्ग चल रहा है, और इधर आप पढ़ रहे हो कोशिका। तो ऐसे कैसे बैठेगा? हैं? इधर कह रहे हैं कि समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में होता है, सामने लाइन लिखी हुई है, ठीक है, और उधर से वो लाइन चल रही है कि तेरे नाम हमने किया है। तो ऐसे नहीं बैठेगा भाई। तो आपको क्या करना है? हम भी बनाएंगे रैप सॉन्ग, हम सॉन्ग बनाएंगे भाई, ठीक है। और सॉन्ग ऐसा बनाएंगे कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, ठीक है। क्योंकि अगर सॉन्ग अपन उससे रिलेटेड बनाएंगे तो उस जो लाइन है उसमें वो वाली लाइन ना आकर के अपने ये जो साइंस की लाइन है वो आ जाएगी। तो एक रैप, जैसे रैप सॉन्ग की अगर मैं बात कर रहा था, तो रैप सॉन्ग में अपन ऐसे ऐसे गाने चल रहे मार्केट में कि ए चल उठ खाना खा, जल्दी खा, चल उठ बैग ले पुस्तक ले, हैं, भाग जा, खत्म क्लास जा, ऐसे रैप सॉन्ग चल रहे हैं ना भाई। तो अपन भी ऐसे रैप सॉन्ग बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि अपन जब कोशिका का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको इस पे बना सकते हैं भाई, हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्या? कोशिका, 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 कोशिका में पढ़ रहे हैं क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, ठीक है भाई। तो ऐसे आपको एक सॉन्ग बनाना है, तो सारी चीज़ों को इजी बना के याद कर सकते हो। तो इसी वे में देखो अपन बात कर रहे हैं कि एक हो जाता है प्रोफेज, दूसरा आ जाता है मेटाफेज, फिर आ जाता है एनाफेज और आ जाता है टीलोफेज। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इसके लिए अपन पढ़ रहे हैं कि कोशिका के अंदर समसूत्री विभाजन होता है, उसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें अपन ने लिखा था कि केंद्र का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो अपन केंद्र के विभाजन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन अपने फेज में आएंगे, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज क्या होता है, टीलो, हाँ टीलोफेज क्या होता है। तो देखो उससे पहले एक चीज अपन देख लेते हैं भाई कि ये केंद्र का विभाजन कहना क्या कहता है। केंद्र के विभाजन को हमने कहा कि हम कहते हैं इसको कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं भाई? इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें हमने दो चीजें लगाई थी कि एक हमने क्या कहा कि सर एक आ जाता है इंटरफेस, जिसको अपन ने कहा कि अंतरावस्था, और दूसरा हमने कहा था कि एक है इसमें विभाजन प्रावस्था। ये लो भाई, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए भाई। अंतरावस्था में संपूर्ण विभाजन चक्र का लगभग, ठीक है, लगभग 90% समय लगता है, और यह केवल 5 से 10% समय ही कोशिका विभाजन की प्रावस्थाओं में लगता है, यानी जो अपन प्रावस्थाओं की बात कर रहे थे उसमें लगता है, ठीक है। इसके बाद कहा कि विभाजन प्रावस्था में केंद्रक में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिन्हें चार प्रावस्था में बांटा गया, जिन्हें चार प्रावस्था में बांटा गया। तो अभी जो विभाजन प्रावस्था में अपन पढ़ रहे थे प्रोफेज, मेटाफेज, तो वो आ गई विभाजन प्रावस्था के अंदर, जिसको अपन ने मेन चार पार्ट में बांटा है। उनकी अगर अपन बात करें भाई कि ये प्रोफेज मेटाफेज होता क्या है,
तो अपन बात करते हैं कि ये प्रोफेज मेटाफेज कब से जो कर रहे हैं ये होता क्या है। तो देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मिलान कीजिए, मिलान कीजिए का क्वेश्चन आ जाए, तो वो इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं इनकी थ्योरी पढ़ाऊंगा अभी डायग्राम के बेसिस पे, लेकिन आपको अगर मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन आ जाता तो वो इस हिसाब से आएगा। ठीक है, इसको थ्योरी पढ़ने के बाद एक बार और देखते हैं। तो समसूत्री विभाजन में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने कहा था कि अपन पढ़ेंगे भाई प्रोफेज के बारे में। अपनी जो पहला फेज है वो है प्रोफेज। कौन सी है भाई? प्रोफेज। तो हेडिंग लगा लो, केंद्र के विभाजन के अंदर दो चीजें लगाई थी, अंतरावस्था और विभाजन प्रावस्था। उसमें पहली हेडिंग लगाओ प्रोफेज। और प्रोफेज के अंदर क्या होने वाला है, तो दिल थाम के बैठिए और अच्छे से देखिए कंसंट्रेशन के साथ। यही चार वो प्रावस्था है जहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो प्रोफेज के बारे में अगर अपन बात करें कि प्रोफेज क्या होता है, तो यह लंबी तथा प्रथम अवस्था है। तो इसको अपन पूर्वावस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? पूर्वावस्था। किसको कहते हैं? प्रोफेज को। ये लो, यह लंबी अवस्था है और प्रथम अवस्था है जो कितने मिनट की होती है, तो 50 मिनट की होती है। क्वेश्चन ऐसे आ गया कि समसूत्री विभाजन या कोशिका विभाजन में प्रोफेज यानी पूर्व अवस्था का समय काल होता है। कितना होता है? 50 मिनट का होता है। उसके बाद अगर बात करें कि पूर्वावस्था में गुणसूत्र का संघनन प्रारंभ होता है। संघनन मतलब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रारंभ होता है जिससे गुणसूत्रीय द्रव्य स्पष्ट होने लग जाता है। यहां पे देखो, ये है अपना प्रोफेज। और प्रोफेज में हम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है भाई, ये गुणसूत्र की चेन है। तो ये कह रहा है कि गुणसूत्रीय द्रव्य जो है वो अपने को स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। फिर ये बात कर रहा है कि तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल, तारक केंद्र पढ़ के है तारकाई के बारे, विपरीत ध्रुव पर चलने लगते हैं। तारक केंद्र जो है वो विपरीत ध्रुव पर, ये सेल का इधर एक ध्रुव और ये इधर दूसरा ध्रुव। ठीक है भाई, ये ध्रुव ध्यान रखना। तो विपरीत ध्रुवों पर चलने लगते हैं और केंद्रक एवं केंद्रिका विलुप्त होने लग जाते हैं। तो प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है कि केंद्रक और केंद्रिका जो विलुप्त होने लग जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे बन गया कि वह विभाजन की वह अवस्था, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसके अंदर केंद्रक एवं केंद्रिका विलुप्त होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है भाई? विलुप्त होने लग जाती है। तो वो कौन सी होगी भाई? अरे कौन सी होगी भाई? कमेंट करके बताओ फटाफट से। तो वह हो जाएगी अपनी प्रोफेज। कौन सी हो जाएगी? प्रोफेज। उसके बाद अगर अपन बात करें कि गुणसूत्र के मध्य में, यानी कि गुणसूत्र के मध्य में जो बिंदु होता है भाई, ये इसकी बात कर रहा है कि गुणसूत्र के मध्य में गुणसूत्र बिंदु यानी जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं, ये एक भुजा और ये दूसरी भुजा, ठीक है भाई, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जुड़ी हुई रहती है। तो बीच वाले पार्ट को हमने क्या कहा कि सेंट्रोमेयर से गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जो है वो जुड़ी रहती है। आपको पता होगा एक गुब्बारा आता है ऐसा, ठीक है, ऐसा एक गुब्बारा आता है, जैसे ये मान लो ये गुब्बारा आता है ऐसा, इसको मैं अगर एक धागे से बांध दूं तो इसके क्या होगा? दो भुजाएं बन जाएगी, दो पार्ट बन जाएगा। वही बात कर रहा है, वैसे ही गुणसूत्र होता है कि इसकी गुणसूत्र की दोनों भुजाएं जुड़ी हुई रहती है और ये एक दूसरे से काइनेटोकोर नामक संरचना से जुड़ी रहती है। तो इसको क्या कहा जाता है भाई? काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर। इसके बाद देखो इसके अंदर और क्या होता है कि दोनों तारक केंद्रों के बीच, इसके बीच, दोनों तारक केंद्रों के बीच तरकू धागे, जिसको कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। क्या कहा जाता है भाई? स्पिंडल फाइबर। ये लो भाई, स्पिंडल फाइबर। तो देखो भाई, अगर आपको हिंदी में नहीं याद हो रहा है तो आप इंग्लिश में रखो इसको, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बन जाता है, स्पिंडल फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर होता है। तरकू धागे याद तो नहीं होने वाले। देखो, बार बार अपने को सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में याद नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ वर्ड जो होते हैं हिंदी के बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, हार्ड होते हैं। और ऐसे ही अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या करते हैं, इंग्लिश को यूज कर ही लेते हैं ऐसे तो।
जो अनपढ़ होता है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी कभी कभार कैसा ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल क्या है, वर्ड इंग्लिश का ही है ना, है। फिर और कोई चीज़ें यूज कर ले, ये तो जनरली ये बात हो गई। तो जनरली क्या है, जनरली एक वर्ड इंग्लिश का आ गया। तो अपने को क्या करना है, कुछ चीज़ें जो अपने भाई जबान पे सेट हो रही है वैसे याद रखना है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है और पूर्व अवस्था के अंत में, पूर्व अवस्था के अंत में, बहुत अच्छी लाइन है भाई, देखना कि पूर्व अवस्था यानी प्रोपेस के अंत में क्या हो जाता है, यहाँ पे सारा खेल खत्म होने लग जाता है धीरे धीरे। कि पूर्व अवस्था के अंत में गोल्जी उपकरण है, गोल्जी बॉडी, कल पढ़ा था। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य होता है, कमेंट करके बताओ फटाफट। गोल्जी बॉडी का कार्य बताओ भाई, गोल्जी बॉडी का कार्य बताओ मेरे प्यारे पशु परिचरों। गोल्जी बॉडी का कार्य कमेंट करके बताओ, जो कल मैंने पढ़ाया था। इसके बाद लिखा है कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा अंतः पर्दवी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं अंतः पर्दवी जालिका, अंतः पर्दवी जालिका। और ये भी हमने पढ़ा था कि अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है, तो अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, है कि सर एक होता है रफ रजिस्टर, एक होता है फेयर रजिस्टर, है। हाँ ये देखो कि सर मैं रफ में लिख रहा हूँ, है। तो मेरा कहना ये है भाई कि अगर आप रफ में लिखो चाहे फेयर में लिखो, अंतर क्यों कर रहे हो उस चीज के साथ, क्यों रफ वाली कॉपी के क्या पैसे नहीं लगे, दुकानदार ने क्या फ्री में दी थी क्या। तो रफ कॉपी में भी इतने बढ़िया जमाकर आपको नोट्स बनाने लिखने बढ़िया तरीके से, तो फेयर कॉपी में बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी रफ के साथ। तो भेदभाव नहीं करना भाई, रफ कॉपी नाराज हो गई ना तो रूट के चली जाएगी और फिर फेयर वाली बैठी रहेगी, फेयर में क्या बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे काम भी नहीं करना। तो अंतःपर्दवी जालिका जो होती है भाई दो प्रकार की होती है, एक हो जाती है स्मूथ जिसको अपन कहते हैं चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, और रफ वाली को कहते हैं खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ इन दोनों के काम क्या होते हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका का क्या काम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, बताओ भाई। तो हमने कहा कि पूर्व अवस्था के अंत में गोल्जी बॉडी, केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रिका तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपर्दवी जालिका क्या हो जाती है भाई, गायब हो जाती है, खत्म। क्या हो जाती है भाई, गायब हो जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि मोटे मोटे तौर पर अपन ने क्या कहा था, अपन ने ये कहा कि सर ये प्रारंभिक अवस्था होती है और 50 मिनट की होती है, ठीक है। गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ होता था यहाँ पे, ठीक है। तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चलने लगते हैं, ठीक है, विपरीत ध्रुवों पर चले गए। फिर हमने कहा कि गुणसूत्रों के बीच में गुणसूत्र जिससे जुड़ा हुआ होता है सेंट्रोमेयर कह दिया, ये भी ठीक है। इसके बाद हमने ने कहा कि स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि जितने भी ये गोल्जी बॉडी केंद्रक वगैरह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग धीरे धीरे क्या हो जाते हैं भाई, गायब होने लग जाते हैं, ठीक है। कहानी क्या हो जाने लग जाती है भाई, खत्म होने लग जाती है। अब देखो दूसरे फेज में क्या होता है, मेटाफेज। तो मेटाफेज की अगर अपन बात करें जिसको कहते हैं मध्य अवस्था, ये लो भाई मध्य अवस्था, और इसको अपन मेटाफेज भी कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है मध्य अवस्था, है। तो हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, मेटाफेज भी लिखेंगे, मध्य अवस्था भी लिखेंगे, और इंग्लिश में भी मेटाफेज लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इस मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेज की कहानी क्या होती है, मेटाफेज अपने को क्या कहता है? आइए फिर जानते हैं मेटाफेज के बारे में। प्रोफेज के बारे में हमने जान ही लिया था, अब मेटाफेज के बारे में जानते हैं कि इस अवस्था में गुणसूत्र क्या हो जाता है, कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं तथा सर्वाधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गुणसूत्र जो है स्पष्ट तरीके से दिखने लग जाते हैं। इसके बाद बात करें जिससे उनका सरलता से अध्ययन किया जा सकता है, हम उन्हें देख सकते हैं। गुणसूत्र बिंदु पर छोटे बिंब के आकार जैसी संरचना काइनेटोकोर पाई जाती है, हमने पढ़ा था। जिससे तर्कुतंतु, हमने कहा स्पिंडल फाइबर जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। ये देखो ये है तर्कुतंतु,
ये हमने कहा था ध्रुव, ये विपरीत जो होते हैं ध्रुव, दोनों ध्रुव आ गए, ये तर्कु तंतु, ठीक है। ये सेंट्रोमियर आ गया, ठीक है। ये कोशिका द्रव्य है, ये बाहर वाली को हमने कहा था कि कोशिका झिल्ली, और इसके ऊपर एक और जब दीवार बन जाती, दो झिल्ली, कल हमने पढ़ा था, उसको सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र, ठीक है। ये देखो भाई, ऐसे समझो इसको, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये ऐसे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र, ये आधा, ये आधा बन के एक बन गया, एक ध्रुव से तर्कु तंतु तथा दूसरा अर्ध गुणसूत्र दूसरे ध्रुव से जुड़ा है। ये देखो, ये एक ध्रुव, ये दूसरा ध्रुव, तो इसका एक सिरा ऊपर वाले उधर से जुड़ा, एक इधर से जुड़ गया, ठीक है। और है कहाँ पे, ये मेटा यानी बीच वाले पार्ट में। अब अपन बात करते हैं कि एनाफेस में क्या होता है। एनाफेस की अगर मैं बात करूं कि एनाफेस, भाई साहब क्या कहना चाहते हैं कि एनाफेस कह रहा है कि मध्य अवस्था में जो आप पढ़कर आए हो, मध्य अवस्था में जो आप पढ़कर आए हो कि मध्य अवस्था पट्टिका पर आए गुणसूत्र, यानी कि जो बीच में अपन ने मेटाफेस में पढ़ा कि यहां पे जो गुणसूत्र थे बीच के अंदर, यहां पे जो मध्य अवस्था पट्टिका पर आए गुणसूत्र अलग होने लग जाते हैं, जिन्हें संतति गुणसूत्र कहते हैं। अब देखो भाई, कहानी में ट्विस्ट आ रहा है कि हमने कहा कि गुणसूत्र जो है बीच में से बंधे हुए होते हैं, ये कहानी अपन ने पढ़ी। फिर कहा मेटाफेस, नाम से याद रखना, मेटा मिड साइड में, गुणसूत्र जो बीच में आ गया, ठीक है। बीच में आने के बाद क्या हुआ कि उसका एक सिरा इधर तंतु से बंध गया, उसका एक सिरा इस वाले तंतु, और दोनों ध्रुव की ओर बंधे होते हैं। अब इधर जब आए अपन एनाफेस में, तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है अपने को कि मध्य अवस्था पट्टिका पर जो गुणसूत्र आए थे वो अलग होने लग जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, संतति गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये बता रहा है पृथक होते हुए क्रोमोसोम, आधा ऊपर चले गए और आधे नीचे आ गए हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि गुणसूत्र बिंदु भी विखंडित होने लग जाते हैं। तो जो गुणसूत्र का बिंदु था बीच वाला, ये भी विखंडित होने लग जाता है भाई, टूटने लग जाता है, टूटने लग जाता है। और अभी मैंने कहा कि विभाजन का मतलब तोड़कर नई चीज बनाएंगे, तो धीरे धीरे वही प्रक्रिया हो रही भाई। देखो, कुछ चीजें गायब होती जा रही है, और गुणसूत्र जो है वो धीरे धीरे अलग होता जा रहा है, सेपरेट होता जा रहा है, बीच वाला पॉइंट वो हटता जा रहा है। तो जब टूट रहा है, टूटने के बाद फिर क्या होगा, नई चीज बनेगी। तो वही उसी की तरफ जा रहे हैं अपन कि विखंडित होने लगते हैं, जिससे अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुव की ओर खींच जाते हैं। ये लो भाई, ये एक ध्रुव इधर था और एक ध्रुव इधर था, तो गुणसूत्र जो है आधे इधर आ रहे हैं इस तरफ वाले, और ये उधर की तरफ चले गए। और ये कौन सा फेस है अपना, एनाफेस में ये प्रक्रिया। इनके विपरीत ध्रुव पर जाने का कारण तर्कु तंतु में सिकुड़न, जो तंतु थे उनके अंदर सिकुड़न होते ही उन्होंने अपनी अपनी तरफ के गुणसूत्र की जो भुजाएं थे उनको अपनी अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद बात करें कि प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से दूर चले जाते हैं। तो मेटाफेस में हमने देखा यहाँ बीच में थे, लेकिन अब बीच में नहीं है, अब उधर ध्रुव की तरफ जा रहे हैं। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की भुजाओं से आगे जाता है, जिससे वी शेप आकृति बन जाती है, ठीक है। ये देखो ये धीरे धीरे जब आगे जाता है भाई, तो यहाँ पे वी शेप आकृति बन रही, ये देखो, ये वी शेप आकृति बन रही है यहाँ पे, यहाँ सर बन रही है ना भाई वी शेप आकृति। तो क्वेश्चन बन गया कि समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जिसके अंदर गुणसूत्र वी शेप में, वी आकृति में दिखाई देते हैं। ऑप्शन दे दिया आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कमेंट करके बताएंगे भाई सभी। बताओ भाई मेरे प्यारे पशु परिचरो, आंसर दो भाई, गो भक्तो आंसर दो। वी शेप में गुणसूत्र की आकृति कौन से फेस में दिखाई देती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना एनाफेस। इसके बाद अगर अपन बात करें भाई, इसके बाद बात करें, हाँ ये लो, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको बहुत अच्छे से टाइपिंग की हुई मिल जाएगी। नोट्स अभी बना रहे हो, कुछ अगर चूक गए हो बीच में लिखना करना, तो उसको देख के बना सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ऑनलाइन सारथी। इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते हैं अपनी कौन सी फेस आ जाती है, टीलोफेस। टीलोफेस क्या कहना चाहते हैं
तो अपन ने प्रोफेज जी को पढ़ा था, मेटाफेज जी को पढ़ा था, एनाफेज जी को पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं टीलोफेज जी के बारे में कि यह क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो है ये अंतिम फेज है भाई, अंतिम प्रावस्था, अंतिम प्रावस्था जिसको अपन कहते हैं टीलोफेज जी है। कैसे ऐसे मत बोलो आप, ये नाराज हो जाएगा है कि गुरुजी ये नाराज हो गया तो हमें समझ में नहीं आएगा, ये हमारे पास आएगा ही नहीं। आप कह रहे हो कि चीज़ों को दिल लगाओ, दिल लगाओ, ये दिल लगाना ही नहीं चाहेगा फिर अगर आप ऐसे को। ठीक है, तो एक बार सॉरी बोलो भाई सभी टीलोफेज को उसके बाद अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, बात करते हैं अपन टीलोफेज के बारे में कि यह एक लंबी अवस्था है। ये इसका एक प्रॉपर्टीज निकल के आ गया, यह एक लंबी अवस्था है जिसे समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था कहते हैं। और क्वेश्चन आ गया कि समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था किसे कहते हैं, और अंतिम अवस्था किससे कहते हैं कि अंतिम अवस्था कहते हैं टीलोजी को। किसको कहते हैं भाई, टीलोजी को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कि गुणसूत्र पूरी तरह से विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। ये विपरीत ध्रुव, ये ध्रुव आ गया, ये लो भाई ध्रुव, ये ध्रुव, ये गुणसूत्र पूरे पूरे विपरीत ध्रुव पे चले गए। और वहां जाकर के क्या करेंगे, देखो कि गुणसूत्र फिर से असंगनित होकर, तो हमने कहा था वहां पे हुए थे संगनित, और यहां पे क्या हो जाएंगे भाई, असंगनित। तो यहां पे प्रक्रिया वापस उल्टी चलने लगी। गुणसूत्र फिर से असंगनित होकर क्रोमेटिन के रूप में आ जाते हैं, क्रोमेटिन के रूप में आ जाते हैं। कि सर कहानी जो यहां से आपने स्टार्ट की थी कि ये दोनों भुजाएं, ये वाली और ये वाली इस बिंदु से जुड़ी हुई रहती है जिसको सेंट्रोमेर कहा था। फिर ये दोनों जब टूट गई थी, ये लो ये और ये लो ये, और ये अलग हो गया। ठीक है, तो इन भाई साहब का भी टूटना यानी विखंडन हो गया। तो ये जो थी ये ऊपर की तरफ चली गई इस ध्रुव की तरफ, ये इस ध्रुव की तरफ चली गई। अब हम कह रहे हैं कि वापस असंगनित हो रहा है। जब वापस असंगनित हो रहे हैं तो हमने कहा कि क्रोमेटिन के रूप में आ जाए, धीरे 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 वापस से ये क्या होने लग जाएंगे, क्रोमोसोम के फॉर्म में बने। दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का निर्माण होने लगे। ये लो भाई, ठीक है, ये गुणसूत्र के दोनों तरफ क्या आ गई भाई, केंद्रिका झिल्ली आ गई है। और जब हमने कहा कि मैं इस रूम के अंदर खड़ा हूं और मेरे चारों तरफ दीवारें हैं, तो बाहर वाला मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो जब गुणसूत्र के चारों तरफ केंद्रिका झिल्ली बन गई तो वो सेपरेट बन गए। ठीक है, ये कहानी कहाँ से निकल गया। जब अपन ने केंद्रक पढ़ा था हमने कहा था कि केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, आरएनए होता है, डीएनए होता है। तो भाई देखो पहली वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो अगर समझ में आई है तो ये सारी चीजें आपको इजी लगेगी। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना आपको इतना ही तो है, प्रोपेस, मेटापेस, एनापेस, टीलोपेस। ठीक है, तो देखो केंद्रिका झिल्ली एवं केंद्रिका का निर्माण हो जाता है, और साथ ही साथ गोल्जी काई, हेलो भाई वापस आने लग गए आपके गोल्जी काई, अंतः पर्दवी जालिका का भी पुनः निर्माण हो जाता है? जिनको आपने बाहर निकाल दिया था वो वापस आ गए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पूरी कहानी का मतलब एक ही चीज था कि हमारे पास थी एक सेल, हमने बना दी उसकी दो सेल। तो प्रारंभिक सेल से नई कोशिका का निर्माण हो गया। यही तो किसने कहा था, ये कोशिका सिद्धांत ने कहा था। और जब नई कोशिका बन गई तो नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि हमने सबसे पहले लिखाया था, सबसे पहले क्या लिखाया था कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कहाँ गए रे, कोशिका सिद्धांत के अनुसार ये रहा कि नई संतति कोशिकाएं वृद्धि एवं विभाजन करती है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, और इसी प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, और यही हमने पढ़ा अभी। फिर हमने कहा कि सभी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जीवन का एक केंद्र होता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो कहने का मतलब था भाई कि समसूत्री विभाजन में हमने जो नई सेल बनाई है, वो नई सेल क्या कहना चाहती है, वो नई सेल यही कह रही कि गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, और इस विभाजित होने वाली कोशिकाएं एक दूसरे के समान होती है। मैं यही कहलवाना चाह रहा था
कि जो हमने नई चीजें बनाई है और नई सेल बनाई है वो एक दूसरे के समान है, यानी जिस सेल से नई सेल बनी है, पूर्ववर्ती सेल से नई कोशिका बनी है, वो आपस में क्या है, समान। और ये हमने पढ़ा था कि इनमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट भाई? तो सारी चीजें अपन ने सिस्टमेटिक वे में पढ़ी थी। तो आज का जो टॉपिक था इस सेशन में अपना ये टॉपिक था कि कोशिका विभाजन। हमने पढ़ा कि कोशिका विभाजन क्या होता है और उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। फिर हमने कहा इसके दो मुख्य भाग होते हैं। फिर हमने इसकी विभाजन प्रावस्था की बात की थी, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज के बारे में। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तब तक के लिए राम राम। अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, हर उस बच्चे के पास पहुंचाना है जिसके पास ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। ठीक है, जय हिंद साथियों।